नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने इंडस्ट्रियल लॉ के लेक्चर को। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में? हमने एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था। तो आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट। मतलब जब एक ऑर्डर आ जाए कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर से कितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है, तो उस ऑर्डर को जो ऑफिसर है वो ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर में लिखा जाएगा कि भैया इतना इतना अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने अभी तक दिया नहीं, और उसी ऑर्डर में सारी कंप्यूटेशन दी जाएगी ताकि उस बंदे से, देखो, जो ये पीएफ है या फिर सॉरी, तो जितने भी हम इंडस्ट्रियल लॉ में जितने भी एक्ट पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे एम्प्लॉय के फेवर में है। तो यहाँ पे फ्रॉड करने वाला बंदा भी कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर जो मतलब ओनर है कंपनी का या कंपनी चलाने वाला बंदा है वो तो यही चाहेगा कि यार इस बंदे को कम मिले पीएफ, या किसी बंदे को पीएफ ना मिले। क्योंकि क्या होता है, चलो ठीक है, आधी उसके सैलरी से कट के जमा कराना पड़ता है, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है वो तो एम्प्लॉयर को अपने अकाउंट से देना पड़ता है ना। इसलिए एम्प्लॉयर यहाँ पे फ्रॉड करता है। तो जब किसी एम्प्लॉयर ने फ्रॉड किया है तो उसके लिए कितने अमाउंट का फ्रॉड किया है उस सब की कैलकुलेशन होगी, और जो कैलकुलेशन होगी वो एक ऑफिसर करेगा और वो अपने ऑर्डर में ये सारी चीजें बता देगा। लेकिन वो जो ऑफिसर है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देगा, हाँ मुझे मेरी दुश्मनी है उस बंदे से, उस कंपनी के ओनर से, तो मैं कुछ भी डाल दूंगा। नहीं, उसके पास प्रॉपर रीजन टू बिलीव हो कि यार इस बंदे ने क्या क्या फेलियर किए हैं, उसके बेस पे वो अमाउंट की कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन है उन सब का जो कारण है जिसके बेस पे ऑफिसर ये सब कर रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन उसके मतलब पोजीशन में होनी चाहिए, मतलब उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई एम्प्लॉयर ने ये गलतियां की है, तब जाके वो अमाउंट डिसाइड करेगा। तो जैसे कि हर एक एक्ट में या जो भी हम स्पेशल एक्ट पढ़ते हैं उन सब में एक ट्रिब्यूनल होता है। मतलब ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट है। ये नहीं कि हर चीज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। हर उस एक एक्ट में एक ट्रिब्यूनल है, एक स्पेशल कोर्ट है। ठीक है। तो वो स्पेशल कोर्ट में कब केस ले जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट का गठन करती है, बनाती है ऑफिशियल गैजेट में, और वो बता देते हैं कि भाई एक या एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल हो सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के। वो जो ट्रिब्यूनल है उनके पास पावर है कि कैसे कैसे वो काम करेंगे। ठीक है। उस ट्रिब्यूनल में कौन कौन से लोग होते हैं? उस ट्रिब्यूनल में वन पर्सन होते हैं, एक पर्सन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। Person shall not be qualified for appointment as a presiding officer of a tribunal herein referred to as presiding officer। मतलब ये जो पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए होगा, जो क्वालिफाई करने के लिए होगा, वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा? तो क्वालिफाई ये होगा इसमें जो जज ऑफ हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो ट्रिब्यूनल है एक कोर्ट ही तो है, तो यहाँ पे भी जो बंदे ऑफिसर होंगे जो यहाँ पे काम करेंगे वो भी तो कुछ बड़े लोग ही होंगे या बड़ा ऑफिसर ही होगा। तो हाई कोर्ट का कोई जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जज चलेगा यहाँ का एक मेंबर होने के लिए। अगर वो आ जाएगा तो कब कितने साल के लिए कम से कम रहेगा? वैसे तो देखो 5 साल तक है, लेकिन अगर उसने 62 ईयर्स की एज अगर उसकी हो गई और 5 साल अभी पूरे नहीं हुए तो दोनों में जो अर्लियर रहेगा, अगर पहले 62 साल का हो गया तो उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5 साल पूरे करके निकल लो। अपील टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को हम अपील कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ऑर्डर पास हो गया है, लेकिन एम्प्लॉयर कहता नहीं नहीं इसने तो मेरे से दुश्मनी थी, इसने गलत करके मेरे खिलाफ ऑर्डर दे दिया है। तो या फिर गवर्नमेंट को लगता है नहीं नहीं इस बंदे ने कुछ गलत किया है। मान लो कि भाई उस बंदे ने ऑर्डर को बताया और उस ऑर्डर के फेवर में ट्रिब्यूनल में चला गया, तो फिर यहाँ पे अपना जो एक्ट में जो लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं ईपीएफ एक्ट के, वो भी जाके अपना अपील दे सकते हैं ट्रिब्यूनल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही ट्रिब्यूनल में जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर के खिलाफ ही ऑर्डर जा रहा है। यहाँ पे
ऑफिसर्स भी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में क्या इस बंदे ने फ्रॉड किया है। जो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा वो दोनों पार्टियों की बातें सुन के अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ये दोनों को मौका देगी बराबर बराबर कि भैया तुम अपनी कहानी बताओ, तुम अपनी, तब जाके बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये याद रखना, मतलब ये बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकती है ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल है एनी टाइम विद इन 5 years, मतलब अपने ऑर्डर को 5 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल रेक्टिफिकेशन को, मिस्टेक जो भी मिस्टेक हुई है उसके ऑर्डर में उसको रेक्टिफाई कर सकती है। ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो फाइनली है, अगर उसको लगता है अगर कुछ गलती हुई है तो 5 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल है उसके ऑर्डर में। जो ट्रिब्यूनल है वो सभी ऑर्डर जो भी वो पास करेगी वो सभी पार्टीज को दे देगी ताकि वो अपील अगर करना चाहे तो आगे कर सकते हैं। जो भी ट्रिब्यूनल जो क्वेश्चंस, मतलब जो भी ट्रिब्यूनल में केसेस गए शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ये कि ये जो ट्रिब्यूनल में केसेस आ रहे हैं वो किसी और कोर्ट में पेंडिंग ना हो। ऐसा नहीं कि भाई एक हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है फिर भी हम नए केसेस उसी चीज के रिलेटेड आ गए हैं जी ट्रिब्यूनल में भी लेके, नहीं, ट्रिब्यूनल में एक बार वही होगा जो अलग अलग जगह अपील में ना हो। अगर ट्रिब्यूनल में कोई बंदा चला गया तो भाई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अपॉइंट करने का तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। ठीक है, तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप स्किप कर सकते हो। आगे चलते हैं इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर क्या है, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की ही यूनिट होती है। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, भारत का राजपत्र करके एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी चीजें लॉ या फिर नोटिफिकेशन आती है, उसमें इंस्पेक्टर के बारे में बताएंगे वो कि भाई हाँ ये इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गए हैं, पेंशन स्कीम के बारे में, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, और अपना जुरिडिक्शन बता देंगे कि इस इंस्पेक्टर का जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ रहने वाला है। और ये जो इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट होंगे, उनकी इंक्वायरी करेक्टनेस कोई भी, मतलब आप एक्ट में कोई भी उस जुरिडिक्शन में हो और आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन जारी तो ये इंस्पेक्टर उसको सारी की सारी वेरिफिकेशन का इनका यह काम रहेगा। ठीक है, रिक्वायर एन एम्प्लॉयर और एनी कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम होम एनी अमाउंट इज रिकवरेबल, अगर कोई अमाउंट रिकवरेबल है किसी एम्प्लॉयर से तो ये ऑफिसर अपना काम कर लेंगे, वो उससे एम्प्लॉयर को नोटिस डाल देंगे कि भैया तुमने ये पैसा नहीं दिया तो जल्दी से फटाफट से दे दो। रीजनेबल टाइम, और इनको पूरी की पूरी मदद मिलेगी या पूरा का पूरा स्टाफ होगा जो इनके लिए काम करेगा, फिर ताकि ये किसी और के अकाउंट्स को चेक कर पाए, रजिस्टर मंगवा पाए, डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा पाए, और ये किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया तुम अपना बुक लेके आओ, रजिस्टर लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ताकि वो चेकिंग हो सके। कोई भी इस एक्ट से रिलेटेड, इस कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, मतलब अगर कोई रेलेवेंट चीजें हैं तो ये ऑफिसर मंगवा सकते हैं किसी भी कंपनी से इंफॉर्मेशन, और उसकी एक कॉपी भी बनाएंगे, किसी बुक को अगर रखना चाहते तो वो रख भी सकते हैं, मतलब ये इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवाए तो उसकी ये कॉपी रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पावर वो एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि स्कीम में बताया गया। आगे चलते हैं पेनाल्टीज। पेनाल्टीज क्या है, अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो, पीएफ के लॉ को नहीं मानते हो, पेंशन स्कीम को नहीं मानते हो, इंश्योरेंस स्कीम को नहीं मानते हो, तो आपके पास, मतलब एम्प्लॉयर के लिए पेनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 साल तक की जेल हो जाएगी, या फिर 5,000 का फाइन, या फिर बहुत, दोनों के दोनों। इसीलिए पीएफ के भाई 5,000 देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो 1 साल की सजा है ना, इससे बचने के लिए लोग सारे कंप्लेंट्स करते हैं। अगर सिर्फ पैसों से ही सारे केसेस सॉल्व हो जाते तो लोग तो करोड़ों रुपए भी देने को तैयार हो जाते। इसीलिए तो जो जुडिशरी है, जो मतलब न्याय दिया जाता है, उसमें जेल का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि किसी के पास कितना भी पैसा हो, भैया अगर जेल है तो जेल में जाके आप, इसीलिए देख तो बड़े बड़े लोग भी जेल चले जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है क्या, वो तो पैसा बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, जेल का प्रावधान है तो जेल तो जाना ही होगा। ठीक है ना, अगर कोई एम्प्लॉयर है वो कंट्रावीन करता है, डिफॉल्ट करता है इस एक्ट में, तो उसको पनिशेबल किया जाएगा। और वो अगर इन इन सेक्शन में, सेक्शन 3 सेक्शन 17 में इंस्पेक्शन के चार्जेस में करता है तो फिर उसको 3 साल तक की भी इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल हो सकती है। कम से कम 1 साल की तो हो गई,
और 5,000 का जुर्माना तो उसको लगेगा ही। अगर अदर केस की बात करें, मतलब इन सेक्शंस के अलावा की अगर कोई बात करे, तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा होगी और 5,000 का जुर्माना लगेगा। जो एम्प्लॉयर है वो जो कंट्रावीन करेगा ये सब सेक्शन 6C और 3A में, तो उसको 6 महीने की जेल होगी और 5,000 का फाइन होगा। तो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप की सजा है। कहीं पे 6 महीने की जेल है, 5,000 की सजा है, कहीं पे 1 साल की मिनिमम जेल है, 5,000 की सजा है, कहीं पे 3 साल की मिनिमम जेल है, फिर 5,000 की सजा है। पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम में अगर आप गलती करते हो, फ्रॉड कर देते हो, तो 1 साल की सजा है और आपको 5,000 का चालान रहेगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हो किसी अदर प्रोविजन में, इसी एक्ट में अगर सेक्शन 17 की बात करते हैं, तो उसमें 6 महीने तक की सजा है। तो ये सजा बहुत रेयर पूछेंगे आपसे, इतना डेप्थ नहीं जाते, लेकिन आपके थोड़ा बहुत आइडिया हो कि भाई हाँ अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइप की सजा है। ना ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनीज क्या क्या ऑफेंसेस करते हैं, कुछ नहीं, इस स्कीम को फॉलो नहीं करेंगे, पेंशन स्कीम को फॉलो नहीं करेंगे, बंदों के पैसे काट लेंगे, जमा नहीं करवाएंगे, या जितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए उतना नहीं करवाएंगे। यहाँ पे जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, इन सबको माना जाएगा कि भाई यही सब डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग तो मेन होते हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, तो इनको हम चार्ज पकड़ लेंगे। अब देखते हैं, ये वाला पोर्शन हटाओ, कौन कौन से ऑफेंसेज है जो कॉग्निजेबल है। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जितने भी इंडिया में जो सजा सुनाते हैं, या सिविल जो मतलब जो फ्रॉड के केसेस होते हैं, या फिर जो हम इंडियन पेनल कोड में देखते हैं, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1980-98 को फॉलो करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि भाई उसमें तो एम्प्लॉयर ने क्या डिफॉल्ट किया। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो कॉग्निजेबल हो जाएगा, मतलब ये है कि उसके खिलाफ केस किया जाएगा। कॉग्निजेबल एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस, ऐसे बंदे को फिर कोर्ट लेके जाएगा। कोई भी कोर्ट जो है वो ऐसा नहीं कहेगी कि भाई अब तुम्हारे खिलाफ हम केस खत्म कर देंगे, नहीं, अगर उसने गलत काम किया तो ऑफेंस होगा और पनिशेबल होगा, उसको जेल भी जानी पड़ सकती है। ठीक है, कोई भी कोर्ट है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास जो भी होंगे ऑफिसर्स, उनको बिना ऑफेंस और बिना स्कीम के, ऐसा नहीं है कि मतलब इन लोगों से प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से कुछ पूछा ही नहीं या ये नहीं, मजिस्ट्रेट का भी सारा रोल रहेगा, वो लोग सारे ऑफेंस को देखेंगे। कोई भी कोर्ट बिना इन सब से डिस्कशन किए या इनसे सबसे रिपोर्ट लिए बिना अपना ऑर्डर नहीं सुना सकती है। अगर नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, पेंशन फंड में पैसा नहीं गया, इंश्योरेंस फंड में पैसा नहीं गया, कंट्रीब्यूशन के डिफॉल्ट हुआ है, तो पावर है इन लोगों के पास, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि ये सारा डैमेज रिकवर कर सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है वो ऑर्डर्स देने के लिए कि भैया टाइम भी बढ़ा सकते हैं, कि हाँ टाइम भी आगे कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन की भैया तुम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दो, तो कोर्ट के पास ये सब पावर होता है, ये नॉर्मल सी चीज है। अब चलते हैं स्पेशल प्रोविजन टू एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड। स्पेशल प्रोविजन में क्या है कि भैया जो अगर आप पहले से हो, अगर आप प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड हो तो उसी को आप कंटिन्यू करो, यही सारी चीजें। और अगर नई स्कीम में है, एक्यूमुलेट हुआ है सारा का सारा फंड या इंश्योरेंस फंड में, तो आप उस फंड के मेंबर हो जाओगे और आगे चल के आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए या ओल्ड पे एज पेंशन के लिए बने हुए उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट एक्ट। जो प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन के लिए बने हैं एम्प्लॉइज के यहाँ पे भी, तो भी इनको ये जो पीएफ का एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट या जिनका फाइनेंशियल पोजीशन और एनी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये इस तरीके के कि उनको बहुत सारी कैटेगरी में एग्जेम्पशन मिली हुई है इनकम और में, तो इनको यहाँ पे पीएफ से भी एग्जेम्पशन मिल जाए, लेकिन ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए की कंपनीज हो। तो हमने ये सब एक जनरल लॉ पढ़ रहे हैं, अब जो ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, बस आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि हाँ यार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है।
या कहाँ कहाँ ये एक्ट, ये क्वेश्चन आता है कि पीएफ एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं, तो आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे जहाँ पे कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या ओल्ड एज पेंशन स्कीम में पैसा जाया जा रहा है, कम वो बनाया गया है उनके लिए, या फिर स्टेट एक्ट में भी बनाया गया है वो इन सब चीज़ों के लिए। तो या फिर फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की या क्लास ऑफ पर्सन्स की नहीं है सही, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर या ओपिनियन दे देगी कि हाँ ठीक है, तुम्हें जमा करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ तक फिनिश किया है। आप एक दो बार प्लेन रीडिंग कर लेना इस लेक्चर के साथ, और मुझे बताना कि आपको कुछ समझ में आया है या फिर कुछ नहीं आया समझ में, तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की टॉपिक शुरू करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।